हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है धासु सर की। जिस वीडियो के अंदर सर जो है बच्चों से हेल्प मांग रहे हैं और सब थोड़े रोने लग गए थे। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस वीडियो के बाद से दो ओपिनियन में डिवाइड हो गए हैं बहुत सारे लोग। एक लॉट ये कह रहा है कि हाँ सर प्रॉब्लम में है और हमें सर की मदद करनी चाहिए। उसी तरफ दूसरा लॉट ये कह रहा है कि नहीं, सर को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, हमें सर की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो यार देखो, क्या सही है क्या गलत, ये अपने आप में एक एंडलेस डिबेटेबल टॉपिक बन सकता है, क्योंकि हर इंसान को हर एक बात नहीं पता इस सिचुएशन के बारे में। तो देखो, यहाँ से क्या बेस्ट हम लोग सोच सकते हैं वो ये है कि हमें ऐसे क्या सीखने को मिल रहा है। मीन्स ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं और यहाँ से हम ये चीज़ देख लें कि हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना है या हमें लाइफ में ऐसा करना है। ठीक है। तो देखो, जितना मैं जानता हूँ सर को, या फिर जितना आप लोग भी हल्का फुल्का जानते होंगे, जैसा हमें यूट्यूब पे दिखाया गया सर के चैनल पे या बाकी और चैनल्स के ऊपर, वो ये है कि सर पहले जो है किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म से सर जुड़े हुए थे। ठीक है। सर शायद अन अकेडमी पे सर ने पढ़ाया है। सर ने अड्डा 247 पे शायद पढ़ाया है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब सर ने दो चार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर सर ने क्या किया, सर ने एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला। ठीक है, खुद का यूट्यूब चैनल खोला। और सर फिर उनके वहाँ से हट गए और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सर ने 7-8 महीने तक, जैसा सर कह रहे हैं, उन्होंने फ्री में कंटेंट दिया, बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। इसके साथ में एक रिसेंटली सर ने एक ऑफलाइन बैच भी चलाया। और ऑफलाइन बैच में भी लगभग कुछ ऐसा दिखाया गया था कि लगभग 4-5 हज़ार बच्चे सर ने ऑफलाइन बैच में के अंदर पढ़ाए हैं। ठीक है। तो ऐसे देखो, इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही है कि सर जो है एक मतलब अच्छी खासी पोजीशन पे थे। सर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे, मतलब अच्छा खासा पैकेज होगा वहाँ पे। ऑफलाइन सर ने पढ़ाया है, वहाँ से भी जो है एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हुई होगी। और इतना सब कुछ होने के बाद अब सर की एक वीडियो आई जिसमें सर ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। सर ने बताया कि ऐसे ऐसे एक अच्छा खासा जो है उनके ऊपर लोन है। और सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से कि बच्चे उनका कोर्स खरीद लें, जिससे कि उनका लोन उतरने में जो है हेल्प हो जाए। ठीक है। तो देखो, एक तो चीज़ जो यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि एक चीज़ ये साफ साफ यहाँ पे नजर आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक बहुत बिग मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी हुई है। ठीक है। मीन्स अच्छा खासा सर के पास पैसा रहा होगा, सर को कितना पैसा सेव करना था, कितना कहाँ लगाना था, किस तरीके से उस पैसे का यूज करना था। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई नजर आ रहा है ऐसा। ठीक है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अगर आपके ऊपर इतना बड़ा लोन रह जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपने जो है पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है जहाँ कम पैसा लगाना चाहिए था वहाँ ज़्यादा लगा दिया, या जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहिए थे वहाँ पे कम लगाया। ये चीज़ अपने को एक यहाँ से साफ साफ चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है। और एक क्वाइट ऑब्वियस है, देखो ऐसा मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना, जैसे एक मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास बंदा है। उसको एकदम से जब ज्यादा पैसा मिल जाता है ना, ठीक है, वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। किसी एक लोअर मिडिल क्लास इंसान को एकदम से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती कि इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम वहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से वही गलती जो है सर से हुई है। अब देखो, दो चीज़ निकलती हैं यहाँ से। एक तो आप इस तरीके से मन बना लो कि भाई नहीं, सर से गलती हुई है तो भाई हम तो सजा दे के रहेंगे। भाई उसने गलती की है तो बस अब वो गलती भुगते। ठीक है। दूसरी तरफ आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ठीक है यार, सर से गलती हो गई, भाई एक गलती माफ। भाई इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में सर ने मेहनत भी की, एक कोर्स भी बनाया है। तो चलो ठीक है, अपने हिसाब से जितनी भी थोड़ी हेल्प बनती है हम हेल्प कर दें, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ठीक है। दोनों ही सोच अपने तरीके से ठीक है। मीन्स मैं ये नहीं कह सकता पहले वाला इंसान गलत है या दूसरे वाला इंसान सही है। अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग को किस तरीके से पाला पोसा है, बड़ा किया है। मीन्स आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो सजा दिला के ही रहूंगा, वो इंसान भुगते। ठीक है। अगर टेंशन में जिए तो भाई जिए। ठीक है, मैं क्यों हेल्प करूं भाई, उसने गलत डिसीजंस लिए थे लाइफ के। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच भी अपनी जगह सही है। और दूसरी तरफ आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि चलो कोई नहीं यार, इंसान था, गलती हो गई, माफ कर देते हैं। ठीक है, शायद सीख लेंगे इस गलती से, उन्हें सीखने को मिलेगा और लाइफ में दोबारा इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को जो है ले सकते हो। ठीक है। और अगर वैसे ये सवाल बनाया जाए कि भाई क्या सर ने जो किया, मतलब इस तरीके से ऑनलाइन आके रोना और इस तरीके से हेल्प मांगना, क्या ये सही था या गलत था। तो देखो, मेरा इसमें ये मानना है कि अगर ये लास्ट रिजॉर्ट था, अगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, तो ठीक है यार, ये रास्ता एक्सेप्टेबल है। ठीक है। लेकिन जैसा सर ने खुद कहा वीडियो के अंदर कि भाई सर ने कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स को जो है रीच किया, और उन्होंने कंडीशन लगाई कि वो हेल्प कर देंगे सर की, लेकिन सर को अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर के पास ऑप्शन था।
यूट्यूब चैनल बंद करना तो मीन्स क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा होगा वो ये कह देगा आपको कि ठीक है, जो कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, पेड कंटेंट जो होगा, आप वो कंटेंट फ्री में नहीं दोगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब चैनल बंद करने का मतलब ये है कि आप उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं दोगे जो कंटेंट पेड मिल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आप वैसे तो बच्चों से बात कर ही सकते हो अपने चैनल पे जाके, है ना, तो वो सब चीज़ें तो हो सकती थी। और सर ने ये भी कहा कि भाई अदरवाइज अगर मुझे हेल्प नहीं हुई तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाना पड़ेगा। यानी सर के पास ऑप्शन था, सर ऑफलाइन पढ़ा के भी मतलब जो है चीज़ों को बेहतर बना सकते थे। तो सर ने चाहा कि सर ऑफलाइन भी ना पढ़ाएं और सर मतलब अपने चैनल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जिससे कि सर किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हटा के फिर सर ने जो है यहाँ पे इस तरीके से बच्चों से हेल्प मांगी है, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि अगर ये दो ऑप्शंस नहीं होते आपके पास तो ये हेल्प इस तरीके से मांगना, ऐसे इमोशनल होकर रोजाना, एक्सेप्टेबल था। अब थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपके पास और ऑप्शंस भी थे। बट एनीवे कोई नहीं यार, देखो हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं सर के बारे में। हमें बस वही पता है जो यूट्यूब पे हमने देखा है या जो हमें यूट्यूब पे दिखाया गया है, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा है कि यूट्यूब पे दिखने वाली हर चीज़ सच नहीं होती। जैसे चीज़ें हमें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही हो। हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखाया जाता है एडिट करके। तो हो सकता है कुछ और चीज़ें भी रही हों जो हमें नहीं दिखाई गई थी कभी, कुछ बड़े प्रॉब्लम्स रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों सर के लाइफ में जिनके बारे में हमें पता ही नहीं आज के टाइम में, है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सर ने अपने पुरखों की कोई गिरवी रखी हुई ज़मीन छुड़ाई हो सकता है सर की फैमिली में किसी को कैंसर हो या किसी की शादी करवाई हो सर ने, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग गया हो, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हम एक एजम्पशन ले रहे हैं सिर्फ उन चीज़ों को देखते हुए जितनी चीज़ें अपने को पता है। ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो जो अपने को पता ही नहीं है आज के टाइम में, है ना। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि लाइफ में ऑलवेज टेक कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है। सर ने रिस्क लिया और शायद जैसा सर दिखा रहे हैं शायद सर को ये रिस्क थोड़ा महंगा पड़ गया। तो सर का जो ये रिस्क था ये कैलकुलेटिव नहीं मीन्स, है ना। जब भी आप कोई रिस्क उठा रहे हो तो हमेशा कैलकुलेशन करके रखो कि अगर चीज़ें ठीक हो गई तो क्या, अगर नहीं हुई तो वर्स्ट केस में क्या। तो उस वर्स्ट केस के लिए फिर आपके पास क्या बैकअप है, ठीक है। तो एनीवेज देखो, हेल्प करना ना करना हर एक इंसान की अपनी मर्जी है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हाँ, मैंने सर की हेल्प की है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर इंसान को करनी चाहिए। जिसको जैसा लग रहा है वैसा करो यार, जिसको लग रहा है करनी चाहिए वो कर दो, ठीक है। जिसको लग रहा है नहीं करनी चाहिए भाई वो मत करो। जिसको लग रहा है नहीं करनी चाहिए उसे मैं नहीं कहूंगा कि आप करो, और जिसको लग रहा है कि करनी चाहिए उसको मैं नहीं कहूंगा कि आप मत करो, ठीक है। सबके अपने एक पर्सनल राय है। एज ए इंसान आप दूसरे इंसान को किस तरीके से देखते हो ये सब उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसा कि जितना मैं सर को जानता था, सर के कुछ एक पुराने वीडियोस जब मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, मतलब सर ने कुछ एक अलग करने की कोशिश की थी, ठीक है। अलग करने की कोशिश में ये नहीं था कि कुछ अलग कंटेंट दिया, कुछ अलग बेहतर तरीके से बढ़ा दिया। वो अलग करने का एक सर का एक स्टाइल था, है ना। सर ने एक जैसे महाकाल महाकाल, इतने लाख बच्चे जुड़ जाओ ना, इतने हजार बच्चे जुड़ जाओ, इतने घरों का मुझे चिराग रोशन करना है। थोड़ा एक एनर्जी वाली चीज तो थी सर के अंदर, ठीक है। लेकिन वो एक टेम्परेरी चीज थी, है ना। मतलब इस तरीके से आप टेम्परेरी किसी का टेंशन ले सकते हो, परमानेंट मतलब इस तरीके से टेंशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए तो फिर बढ़िया कंटेंट ही देना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट नो सर का कंटेंट कैसा है, ठीक है, बढ़िया है घटिया है मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने सर का कभी कंटेंट देखा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि सर आउट ऑफ द कंटेंट जो सर की चीज़ें थी वो कुछ ज़्यादा ही वायरल होती थी, ठीक है। और यूट्यूब है ही ऐसा, ठीक है, जो चीज़ मतलब बच्चा जिसको देखना पसंद करता है वही चीज़ जो है यूट्यूब उसको वायरल करता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बस आप लोग ये देखो कि लाइफ में कभी भी, कभी आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ऑलवेज टेक कैलकुलेटिव रिस्क। सर के साथ हुआ मतलब ऐसा किसी और के साथ ना हो, आपके साथ ना हो, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और बाकी अपने बढ़िया से तैयारी करते रहो। सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, बट होपफुली जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक है। कुछ एक दो चार चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं अपने पास। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास क्या आती है, एटलीस्ट 2015 के बाद के तो लगभग सारे पेपर जो आप मतलब निकाल ही लेना, ठीक है। 15 के बाद जितने भी एसएससी ने सवाल पूछे हैं उनमें से तो एक बार निकल ही जाओ, एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं। ट्राई करना मतलब ऐसे पीछे चलो, पहले 21 वाले करो, फिर 20 वाले, फिर 19 वाले, फिर 18 वाले, ऐसे पीछे चलते चलते ट्राई करना कि कम से कम 15 तक तो आप पहुंचो ही पहुंचो, ठीक है। तो PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैथ्स के और इंग्लिश की बात करो तो 2015 के बाद वाले तो एटलीस्ट सारे देख ही लेना। और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंट जितना रहोगे उतना ही बढ़िया होगा। मानकर चलिए हम लगभग आपके पास 3 महीने हैं प्रीलिम्स के, टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 2022 की। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे मेरे दोस्त। मतलब पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। 5 घंटे आप 3 दिन पढ़ सकते हो, चौथे दिन कौन बच्चा 5 घंटे पढ़ पाएगा। 5 घंटे पढ़ पाना मतलब सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। क्लासेस कहीं से देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, वो अलग, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि
आप जो मोमेंटम जो है कितने टाइम तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीप रिवाइजिंग। ठीक है, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या चीज अपने को काम आती है, वही आती है कि हमने किस चीज का कितनी ज्यादा बार इस्तेमाल किया था एग्जाम से पहले। ठीक है, उसका फिर हम उतना ही बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं एग्जाम के दौरान। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना बेहतर होता है। और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आपको PYQ वाले, ठीक है, PYQ वाले सारे के सारे पेपर जो है मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। 1 साल का पास लोगे, 1 साल तक अनलिमिटेड मॉक्स लगा सकते हो। ठीक है, भाई कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, BHAI भाई कोड लगाने से आपको टेक्स्ट बुक पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास मिलेगा, उसमें आप 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स लगा सकते हो। बढ़िया मॉक्स है, ऑलरेडी लाखों बच्चे जो इनके मॉक्स ले चुके हैं। तो जब आप कोई भी मॉक लगाओगे तो उससे आपसे पहले हजारों बच्चे उस मॉक को लगा चुके होंगे। तो आप अपने रैंक भी देख सकते हो कि भाई आपकी जो है क्या रैंक आ रही है उस मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो बढ़िया मॉक्स है उनके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई कोड लगा के डिस्काउंट ले लेना। 3 महीने की बात है यार, 3 महीने थोड़ा सा मतलब खींच के ले लो एक बार चीज़ों को, क्योंकि 3 महीने में प्रीलिम्स निकालना इज क्वाइट मतलब डुएबल। और एक बार आपका प्रीलिम्स निकल गया और ठीक ठाक नंबर से निकल गया, कट ऑफ से ठीक ठाक नंबर आप ऊपर ले आए, उसके बाद फिर मेंस देने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर कट ऑफ के आसपास ही आपका प्रीलिम्स निकला है, तो तब जब तक प्रीलिम्स की आपकी आंसर की नहीं आती, फिर आंसर की के बाद रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप टेंशन में रहोगे कि पता नहीं मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही वो टेंशन खत्म होगी, आपको पता चला कि प्री निकला, उसके बाद सामने आपको 1 डेढ़ महीने बाद मेंस होता दिखेगा, फिर 1 महीने में आपके हाथ पाँव ऐसे खुल जाएंगे। तो बढ़िया आप मेंस की तैयारी तभी कर पाओगे जब आप प्रीलिम्स के पेपर देने के बाद श्योर शॉट हो जाओ कि हाँ भाई मेरा तो बहुत बढ़िया प्रीलिम्स हुआ है और मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो एक बार जब आप टेंशन फ्री होकर मेंस की तैयारी करोगे, तो मेरे भाई आपको 3 महीने फिर से मिल जाएंगे मेंस के लिए। जिस दिन आपने प्रीलिम्स दिया उसके कम से कम 3 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि भाई मेंस होगा Tier 2। और Tier 2 करना मतलब बड़ा आसान है, Tier 2 की तैयारी करना बड़ा आसान है, क्योंकि Tier 2 की तैयारी में वही सब आपको दोबारा से पढ़ना है जो आपने Tier 1 की तैयारी में पढ़ा था। इनफैक्ट उससे भी कम पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको जीके नहीं पढ़नी है, आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी, मैथ्स और इंग्लिश आपको डिट्टो वही पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। तो 3 महीने प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ा है वही फिर आपको रिपीट मारना है मेंस के लिए। सो बहुत आसान होता है मेंस की तैयारी करना, लेकिन मेंस का पेपर मुश्किल होता है Tier 1 से। ठीक है, पेपर मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि कोई मुश्किल सवाल आते हैं वहाँ पे। पेपर मुश्किल का मतलब ये है कि वहाँ पे पेपर थोड़ा लेंदी होता है। लेंदी इन द सेंस कि 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं मैथ के। वो थोड़े से मुश्किल होते हैं रेदर देन 1 घंटे में 100 सवाल करने जो कि आपको प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे तक लगातार मैथ सॉल्व करना मतलब सबके बस की बात नहीं है। इसको वही कर पाएगा जिसने बढ़िया से मतलब बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं, बहुत ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, जब आप रोज़ 100 क्वेश्चन लगातार मैथ के करोगे, अगले मान लो 3 महीने होंगे आपके पास मेंस के, तो 90 दिन तक आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो 2 घंटे तक लगातार मैथ सॉल्व करने की, तभी जो 91वें दिन आपका जो मेंस का एक्चुअल पेपर होगा, उस दिन आप लगातार 2 घंटे बढ़िया मैथ्स कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ें डुएबल हैं, हो जाती हैं, बस थोड़ा करने वाला चाहिए इंसान। ये 3 4 चीज़ें इनके ऊपर ध्यान रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज आप मान के चलो प्रीलिम्स लगभग 10 लाख बच्चे पेपर देंगे। ठीक है, और इन 10 लाख में से करीब 1 सवा लाख बच्चे जो हैं मेंस के लिए बैठेंगे। तो 1 सवा लाख बच्चे ही जो मेंस के लिए बैठेंगे, उनमें से मान के चलो मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जिन्होंने इन 3 चीज़ों को जो है फॉलो किया होगा। ठीक है, तो वैसे भी पता है आप लोगों को कंपटीशन हर साल जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही होता जा रहा है, क्योंकि वही लॉट जो सेलेक्ट होता है वो अगले साल फिर से एग्जाम देता है। जैसे आप देखोगे 22 का पेपर वो बच्चे भी देंगे जिन्होंने 21 का पेपर दिया है, वो भी देंगे जिन्होंने 20 का दिया है, क्योंकि ना 20 का रिजल्ट आया अभी तक, ना 21 का रिजल्ट आया अभी तक। और बहुत सारे वो बच्चे भी देंगे जिनका 19 में पहली बार सिलेक्शन हुआ था और उन्हें अपनी मनपसंद लोकेशन या मनपसंद पोस्ट नहीं मिली थी, या CGL 2018 में जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ था। तो 18, 19, 20, 21 ये सारे बच्चे 22 में भी बैठेंगे। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, नहीं तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर कर लोगे तो हो जाएंगी, बहुत आसान है, हर साल हो रहा है सिलेक्शन, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो लेकिन करनी पड़ेगी। ठीक है, हो जाता है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।